अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है सेल्स एंड टिश्यूज और लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले। और आज का हमारा टॉपिक लास्ट लेक्चर वाला ही है, माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। लास्ट टाइम हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी को सिर्फ देखा था और आज हम लोग इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्ली टाइम्स में क्या होता था कि एंशियंट ग्रीक्स ने फर्स्टली ऑर्गेनाइज किया था जितना भी डाटा था नेचुरल वर्ल्ड का, सारे नेचुरल वर्ल्ड का जो डाटा था उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया था एंशियंट ग्रीक्स ने। ठीक है, फिर उसके बाद साइंटिस्ट था एरिस्टोटल जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में भी हिस्ट्री में देखा था क्लासिफिकेशन सिस्टम में, कि एरिस्टोटल ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था जिसमें 2 ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ क्लासिफाई किया गया था, एक था एनिमल्स और एक था प्लांट्स। ठीक है, तो इधर भी वही बात रिपीट हो रही है कि एरिस्टोटल ने आप रिकॉल करें कि प्रेजेंट किया था आइडिया ऑफ द रिलेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होना शुरू हो गए। लाइक एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है कि इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि क्या कोई ऐसा यूनिट है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है और वो एक ऐसा यूनिट है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। क्या कोई ऐसा कोई यूनिट है भी है? और फंडामेंटल का मतलब होता है कोई एसेंशियल, कोई बेसिक सा कोई यूनिट है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो गया था। ठीक है, 17वीं सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप्स का कोई यूज नहीं था, उस वक्त ना माइक्रोस्कोप्स डेवलप किए गए थे, तो फिर उस वक्त क्या था, उस वक्त किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या मतलब ह्यूमंस वगैरह को कोई आइडिया नहीं था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर करता है कोई फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, लेकिन अब हमें प्रेजेंट टाइम में तो पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं एक फंडामेंटल यूनिट जो कि है सेल्स। ठीक है, लेकिन उस टाइम अर्ली टाइम्स में कोई माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, उस वक्त किसी को कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, सेल्स हमारे पास फिर फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब हुए थे बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट, था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। वो एक मैथमेटिशियन भी था, केमिस्ट भी था, फिजिसिस्ट भी था। ठीक है, ये ऑल इन वन था एक तरह से। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, खुद सेल्फ मेड, उसने खुद एक लाइट माइक्रोस्कोप बनाया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उसने लाइट माइक्रोस्कोप बनाया था और उसमें उसने एग्जामिन किया था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, उसने जब थिन सा स्लाइस कॉर्क का था उसने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो उसने ऑब्जर्वेशन क्या की, एक हनी कॉम्ब उसने देखा जो कि टाइनी है, एम्प्टी कंपार्टमेंट से अंदर कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी में देखे कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स नहीं देख सकते। तो उसने एक लाइट माइक्रोस्कोप बनाया था, तो उसके अंदर उसको कोई स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसने सिर्फ ये देखा था कि कोई टाइनी छोटे छोटे से कोई एम्प्टी से कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, हनी कॉम्ब है प्रॉपर उनका, बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, और उसने उनको नाम दे दिया सेलुले, और अब हम जिसे हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, हनी कॉम्ब जो यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है उसको इस तरह से कोई कंपार्टमेंट्स छोटे छोटे नजर आए थे अपने ही बनाए हुए लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर। उसने ये फर्स्ट टाइम ये डिस्कवरी की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, कि फर्स्ट टाइम किसने सेल्स को ऑब्जर्व किया था, तो वो रॉबर्ट हुक था। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू लाजमी तौर पे याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट जो लिविंग सेल की ऑब्जर्वेशन थी ना, उसने रॉबर्ट हुक ने तो सेल्स की ऑब्जर्वेशन की थी। ठीक है, लेकिन जो लिविंग सेल की ऑब्जर्वेशन थी, जो कि लिविंग है सेल, ठीक है, वो ऑब्जर्व किसने किया था, डच नेचुरलिस्ट था, उसका नाम था एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ठीक है, इसने क्या ऑब्जर्व किया था, इसने ऑब्जर्व किया था टाइनी ऑर्गेनिजम्स। ऊपर रॉबर्ट हुक ने सिर्फ टाइनी थोड़े से कंपार्टमेंट्स देखे थे, लेकिन इसने क्या किया, इसने टाइनी ऑर्गेनिजम्स देखे थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और उसने सैंपल कौन सा लिया था, उसने लिया था पॉन्ड वाटर लिया था, और उसने ऑब्जर्व किया था टाइनी ऑर्गेनिजम्स को।
माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और उनको नाम दे दिया एनिमल क्यूल्स का, ठीक है। फिर उसके बाद अनदर एक और सेंचुरी गुजर गई और एक हाफ सेंचुरी मजीद गुजर गई, फिर कोई इसमें ऐसे सेल्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं शो कर रहे थे बायोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज किया कि nobody can have life if its parts are not cellular tissues or are not formed by the cellular tissues। यानी कि उसने ये स्टेटमेंट प्रपोज कर दी थी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है सेलुलर और टिश्यूज के बगैर नहीं बना होगा, या फिर उनके पार्ट्स के अंदर सेलुलर टिश्यूज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये उसने प्रपोज कर दी थी स्टेटमेंट। ये सारे साइंटिस्ट आपने जो है वो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक ने कौन कौन सी रिसर्च की और डिस्कवरी की और प्रपोजिशंस कौन कौन सी की, ठीक है। तो ये आपने सारे एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1831 में ब्रिटिश बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट आपको पता है बॉटनी में जो प्लांट्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। बॉटनिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। ऊपर हम लोगों ने रॉबर्ट हुक देखा था, ठीक है। ये आपने दोनों साइंटिस्ट को मिक्स नहीं करना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस देखे। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सिर्फ सेल्स देखे थे, लेकिन ब्राउन ने क्या किया है, अंदर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, लाजमी याद करने हैं, ठीक है। 1838 में फिर जर्मन बॉटनिस्ट था, एक और बॉटनिस्ट था मैथियस श्लीडन। अब इसने क्या किया, इसने प्लांट टिश्यूज को स्टडी किया। बॉटनिस्ट था ना, अगेन इसने भी स्टडी किया प्लांट टिश्यूज को। इसने सेल थ्योरी की फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेट की थी। इसने ये प्रपोज किया था कि ऑल प्लांट्स आर द एग्रीगेट्स ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स, और इंडिविजुअल सेल्स वो सारे, उसने ये भी प्रपोज किया था कि सारे फुली इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, वो सारे फंक्शन स्ट्रक्चर्स खुद परफॉर्म करते हैं सारे सेल्स, ठीक है। तो ये उसने प्रपोज किया। उसके बाद 1939 वेरी नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जर्मन जोलॉजिस्ट था। वो जोलॉजिस्ट वो होता है ना जो एनिमल्स को स्टडी करता है, थियोडोर श्वान था। उसने भी यही रिपोर्ट किया कि सारे एनिमल टिश्यूज भी इंडिविजुअल सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जो थ्योरी थी, इससे जो है वो सेल थ्योरी की इनिशियल फॉर्म स्टार्ट हुई। इनिशियल कह लेंगे सेल थ्योरी स्टार्ट हुई थी एक तरह से। इनिशियल का मतलब ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने असल में सेल थ्योरी को स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद 1855 जर्मन फिजिशियन था रुडोल्फ विर्को। इसने क्या प्रपोज किया, इसने भी सेल थ्योरी की एक स्टेटमेंट प्रपोज की, ठीक है। ये पहला प्रिंसिपल भी है सेल थ्योरी का, भी आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने भी सेल्स हैं उनके बाद जो नए सेल्स जितने भी बनते हैं वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं। और वो किस तरह बनते हैं, किस तरह सेल की डिवीजन होती है, किस तरह से प्रॉपर पूरा प्रोसेस चलता है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल के साथ यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन रुडोल्फ विर्को ने ये प्रपोज किया था कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके ही बनते हैं, खुद ब खुद कोई सेल नहीं बनता, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी कह लें कि प्रपोजिशन थी जो रुडोल्फ विर्को ने दी थी, ठीक है। फिर 1862 ने लुईस पास्चर ने क्या किया था, उसने प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। उसने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसने कहा था कि ये बात सही है, ठीक है। प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन उसने की थी। अब आ जाए सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी क्या होती है, अब ये एक फंडामेंटल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, एसेंशियल नॉलेज है बायोलॉजी में सेल थ्योरी। इसकी इट हैज वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ रिसर्च। बहुत ज़्यादा रिसर्च की फील्ड में इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं सेल थ्योरी के, ठीक है। अब ये जो इनिशियल प्रेजेंटेशन श्लीडन और श्वान ने दी थी, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी स्टडी करना शुरू कर दी कि सेल्स के अंदर कौन सी डिटेल्स होती हैं और फर्दर कौन कौन सी डिटेल्स आई। फिर उसके बाद सेल थ्योरी को मज़ीद एक्सटेंड किया गया, बहुत ज़्यादा इसमें कहते हैं रिसर्च की गई,
सेल थ्योरी की आप प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने पेपर के लिए लाजमी याद करके जाना है, ठीक है। और पहला प्रिंसिपल ये आता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, दे आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, उनके अंदर एक या ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हमने पीछे पढ़ा है ना, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होता है, मल्टी सेलुलर में बहुत ज्यादा मेनी सेल्स होती हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से मिलके बने होते हैं। दूसरा पॉइंट इसका ये था कि सेल्स हमारे पास स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स है, स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स है। और ये बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था ना, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने देखा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं और किस तरह पूरा एक इंडिविजुअल बनाते हैं। तो सेल्स हमारे पास बेसिक यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर सेल्स मिलके प्रॉपर टिश्यूज बनाते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, इंडिविजुअल बनते हैं, ठीक है। तो बेसिक यूनिट कौन सा है? सेल्स है। तीसरा पॉइंट प्रिंसिपल इसका यही आता है जो रुडोल्फ विर्को ने दिया था कि सेल्स हमारे पास कहाँ से राइज होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। उनकी डिवीजन्स होती हैं, फर्दर डिवीजन्स होती हैं, वो किस तरह होती हैं वो चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया सारी सेल थ्योरी। अब हम लोगों ने 3rd चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम्स की क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोगों ने वायरसेस के बारे में देखा था कि उनको किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं क्लासिफाई किया गया, सॉरी किंगडम में नहीं क्लासिफाई किया गया है ना। तो अब कुछ सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जिनके अंदर सेल्स नहीं होते, उस तरह के पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि वायरसेस है, प्रायोन्स है, वायरॉइड्स हैं। इनके अंदर सेल्स नहीं होते बल्कि ये सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर ना कोई मेटाबॉलिज्म अगर होता है, क्योंकि सेल ही नहीं है तो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस अगर होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, ठीक है। वो भी हम लोग चैप्टर नंबर 6 में फुल डिटेल से मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 7 में ऑब्सो, ठीक है। तो इसके अंदर वायरसेस वगैरह के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस भी अगर नहीं होते, ठीक है। और इसके अलावा इसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, रिजेम्बलेंस कौन कौन सी है, तो ये इंक्रीज करते हैं। हालांकि कोई मेटाबॉलिज्म इनके अंदर नहीं होता लेकिन फिर भी ये इंक्रीज करते हैं अपने नंबर में। और दूसरा ये है कि अपने कैरेक्टर्स भी ट्रांसमिट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि इनकी भी प्रॉपर रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग नहीं डालते, क्योंकि इनके अंदर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स भी एस्पेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने प्रॉपर देखा है कि सेल थ्योरी किस तरह से फॉर्मुलेट हुई, क्या प्रॉपर उसकी हिस्ट्री है, ये आपने सारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और शॉर्ट क्वेश्चन सेल थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं, और ये सब सेलुलर ए सेलुलर भी ये कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती होती हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट पे हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। वो बहुत लेंथी टॉपिक है, वो हम बहुत आराम से करेंगे, ठीक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। इसके अलावा जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो नीचे कमेंट्स में पूछें, मैं आपको बताऊंगी, और आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।